हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 11th यूनिट है जिसका नाम है द्विवेदी युग। तो इस वीडियो में हम द्विवेदी युगीन साहित्यकार का एक पार्ट हमने पहले कर लिया है, गद्य साहित्यकार। अब इस वीडियो में हम पद्य साहित्यकार इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 20 वर्ष की अवधि 1900 से 1920 ईस्वी को द्विवेदी युग माना जाता है। इस अवधि में बहुत से कवि आए हैं जो 1900 ईस्वी से पहले भी रचना कर रहे थे और 1920 ईस्वी के बाद भी काफी दिनों तक काव्य रचना करते रहे। इसलिए अवधि की सीमा के अंदर हम रचनाओं को बांध नहीं सकते। यही कारण है कि जब किसी युग विशेष के संदर्भ में कवि का उल्लेख करते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उस कवि की रचना की प्रवृत्ति उस काल विशेष में क्या रही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर द्विवेदी युग के रचनाकारों का परिचय दिया जा रहा है। मतलब द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तो और बहुत सारे लेखक ऐसे भी कवि हैं और ऐसे भी लेखक हैं जो 1920 ईस्वी से पहले यानी कि भारतेंदु युग में भी रचनाएं कर रहे थे और द्विवेदी युग जब खत्म हो जाता है 1920 ईस्वी के बाद तो उसके बाद तक भी उन्होंने रचनाएं की। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके जो कवि हैं वो द्विवेदी युग में सिर्फ इतने ही कवि हुए, क्योंकि द्विवेदी युग में भी बहुत सारे कवि थे जो भारतेंदु युग के द्विवेदी युग में भी थे और द्विवेदी युग के बाद भी थे। तो इसलिए हम द्विवेदी युग के कवियों को अलग से हम वो नहीं कर सकते कि यही है द्विवेदी युग के कवि, क्योंकि 1900 से 1920 ईस्वी तक सिर्फ 20 ही साल हैं। तो 20 साल में ऐसा तो नहीं है कि कोई जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाएगी 20 साल में, कोई किसी लेखक की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो भारतेंदु युग में थे वो द्विवेदी युग में भी थे और द्विवेदी युग के बाद भी थे। बहुत सारे ऐसे भी लेखक थे। तो सबसे पहले हैं श्रीधर पाठक। इनके बारे में हम देख लेते हैं और सबके बारे में, सारे जितने भी कवि और लेखक हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले श्रीधर पाठक है, इनके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखा है इनके बारे में वैसे भी। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य में सक्रिय थे। इन्होंने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। अब श्रीधर पाठक जो थे वो भारतेंदु युग से ही थे हिंदी साहित्य में, और ये ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं इन्होंने, क्योंकि भारतेंदु युग में ब्रजभाषा भी चलती थी और खड़ी बोली भी चलती थी। और खड़ी बोली का जो सही तरीके से विकास हुआ था वो भारतेंदु युग में हो नहीं पाया था जो द्विवेदी युग में हुआ था। भारतेंदु युग में भी शुरू हो गई थी खड़ी बोली, लेकिन द्विवेदी युग में उसका अच्छे तरीके से विकास हुआ था। इन्होंने समाज सुधार, देशभक्ति, प्रकृति विषयक कविताएं लिखी। प्रकृति विषयक कविताओं में इन्होंने सर्वाधिक सफलता मिली। श्रीधर पाठक जो थे उन्होंने प्रकृति से संबंधित जो कविताएं लिखी तो उन्होंने इन प्रकृति से संबंधित कविताओं में इन्होंने ज्यादा सफलता मिली। कश्मीर, सुषमा, देहरादून आदि विवेच्य अवधि के दौरान लिखी गई रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाएं कश्मीर, सुषमा और देहरादून श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अब दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इनके बारे में काफी लंबा दे रखा है जो मैं नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा ही पढ़ूंगी मैं बस। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही वे काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। मतलब द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त काव्य रचना करने लगे थे, नहीं तो ये पहले गद्य रचना करते थे। द्विवेदी जी से इन्हें प्रेरणा मिली और फिर इन्होंने काव्य रचना करनी शुरू कर दी, और ये सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं द्विवेदी युग के। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती द्विवेदी जी की एक मैगजीन है जिसमें मैथिली शरण गुप्त की हेमंत कविता प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कुल 40 मौलिक और 6 अनुदित ग्रंथों की रचना की। अनुदित मतलब जिनका अनुवाद हुआ, तो 6 अनुवाद से संबंधित ग्रंथों की रचना की और 40 इनकी मौलिक रचनाएं थी तथा कुछ फुटकर रचनाएं भी की। फुटकर रचनाएं भी की इन्होंने कुछ। पौराणिक कथा से विषय लेकर इन्होंने काव्य रचना की। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने काव्यर उपेक्षा के नाम से एक लेख लिखा था। इस लेख में इन्होंने उन नारी चरित्रों का उल्लेख किया था जिन पर बहुत कम लिखा गया था। गुप्त जी ने वह लेख पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली।
मतलब जो ये काव्य उपेक्षिता नाम का एक लेख था, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने इसे पढ़ा और इससे प्रेरणा ली। उर्मिला, केकई, यशोदा, विष्णुप्रिया, हिडिंबा आदि पौराणिक महिला पात्रों को उन्होंने काव्य रचना के लिए चुना। गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो थे, इन्होंने उर्मिला, केकई, यशोदा, ये सारी जो थी महिलाएं थी, तो इनके बारे में कम लिखा गया था ऐतिहास में, पौराणिक कथाओं में। तो इन्होंने इन सारे विषयों को लेकर इसके बारे में लिखा। तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे इनके बारे में। अब तीसरे हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली कविता के प्रेरणा स्रोत थे। द्विवेदी जी वही है जिनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया था। तो ये खड़ी बोली के प्रेरणा स्रोत हैं, मतलब खड़ी बोली को इनसे प्रेरणा मिली है। इन्होंने तत्कालीन कवियों को खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसके रूप को स्थिर करने के लिए भगीरथ प्रयास भी किया। मतलब इन्होंने जो उस समय के इनके लेखक थे, इनके साथ के जो लेखक थे, जैसे भारतेंदु युग में एक दल सा बन गया था लेखकों का, भारतेंदु को फॉलो करते थे वो सब, ऐसे द्विवेदी युग में भी इनको लेखक फॉलो करते थे। तो जो इनको फॉलो करते थे, इन्होंने उन लेखकों को कविता लिखने के लिए खड़ी बोली का यूज करने पर बल दिया। उनको कहा कि कविता में खड़ी बोली का यूज करो, उपयोग करो खड़ी बोली का। और उसके साथ साथ इन्होंने कविता में खड़ी बोली का तो उपयोग किया ही, उसके साथ साथ जो खड़ी बोली था उसके रूप को भी स्थिर करा। इन्होंने स्थिर करने में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा कोशिशें की और अपनी कोशिश में सफल भी हो पाए। खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग में हुआ तो था, लेकिन उसका स्थिर रूप नहीं मिला था खड़ी बोली को, जो द्विवेदी युग में मिला। द्विवेदी जी के आने से द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को स्थिर रूप दिया। यद्यपि वे स्वयं कवि थे, लेकिन कवि से ज्यादा कवि निर्माता थे। गद्य पद्य की विभिन्न शैलियों के निर्माण के लिए उन्होंने महान प्रयास किया। उन्होंने 8 अनुदित तथा 9 मौलिक काव्य रचनाएं की। अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं। अब ये जो इन्होंने जिन रचनाओं का अनुवाद किया वो है, उनके बारे में दे रखा है। तो पहली है विनय विनोद, दूसरी विहार वाटिका, स्नेहमाला, श्री महिमन स्रोत, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, सोहागरात, कुमार संभव सार, ये सब इन्होंने अनुवाद की गई रचनाएं हैं इनकी। और जो इनकी मौलिक रचनाएं हैं उसमें है देवी स्तुति समाचार, पहली है इनकी देवी स्तुति, फिर है समाचार पत्र, संपादक स्तव, नागरी, काव्य मंजूषा, कन्या कुब्ज, अबला विलाप, सुमन, द्विवेदी काव्य माला। ये सब इनकी जो इन्होंने मौलिक रचनाएं जो खुद से लिखी हैं पद्य रचनाएं, ये वो है इनकी। अब फोर्थ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हरिओद द्विवेदी युग के दूसरे बड़े कवि हैं। पहले बड़े कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। और दूसरे बड़े कवि हैं हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये उनका पूरा नाम है। ये कृष्ण भक्त है। इन्होंने ब्रज भाषा में कई भक्त सवेय ग्रंथों की रचना की। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो देख लेते हैं। प्रिय प्रवास, प्रेमाम्बु, वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब, प्रेवेशम, प्रेमाम्बु प्रवाह, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं। इन्होंने पहली रचना 1900 ईस्वी में की, जो 1904 ईस्वी में प्रेमा पुष्पहार नाम से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई। ये इनकी पहली रचना थी, प्रेम पुष्पहार। और इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो प्रिय प्रवास है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब इनके बारे में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। मैंने कहा था मैं थोड़ा थोड़ा बस देख लूंगी, रचनाएं देख लेते हैं और थोड़ी इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं बस उसके बारे में हम देख लेते हैं और इनका महत्वपूर्ण क्या क्या काम किए थे। अब 5वें हैं राम नरेश त्रिपाठी। स्वच्छंदतावादी कवियों में राम नरेश त्रिपाठी का नाम प्रथम है। वे ब्रज भाषा से शुरू करने के बाद खड़ी बोली में कविता करने लगे। मतलब ये शुरू में ब्रज भाषा में कविताएं करते थे, बाद में खड़ी बोली में कविताएं करने लगे थे। खड़ी बोली में इनकी प्रथम रचना जन्मभूमि भारत,
ये इनकी पहली रचना है जो उन्होंने खड़ी बोली में की थी। तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल इस कविता में देश के प्रति भक्ति की भावना भरी हुई है। जन्मभूमि भारत, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देशभक्ति से संबंधित इनकी कविता है ये। मिलन त्रिपाठी जी का प्रथम काव्य ग्रंथ है। अब ये जो है मिलन इनका काव्य ग्रंथ है जिसका प्रकाशन 1917 ईस्वी में हुआ था। इस रचना में दाम्पत्य प्रेम, देश प्रेम और देश पर बलिदान होने का कारण है, मतलब देश प्रेम से संबंधित है ये भी। दूसरा इनका जो ग्रंथ है वो है पथिक, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण फुटकर रचनाएं। फुटकर रचनाओं में जन्मभूमि भारत है, स्वदेश गीत, महापुरुष के लक्षण, हिंदुओं की हीनता, ये इनकी महत्वपूर्ण फुटकर रचनाएं हैं। अब इसके बाद आते हैं छठे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्विवेदी युग के मुख्य कवियों में से है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं द्विवेदी युग के। 1908 ईस्वी से ही ये काव्य रचना करते रहे। 1908 ईस्वी में उन्होंने काव्य रचनाएं करना शुरू करी थी। इनकी जो पहली रचना है वो है प्रशांत है, तूफान तथा तूफान ही में कैसे कहूँ समाजा, ये इनकी पहली रचना है। फिर तत्कालीन पत्रिकाओं में, मतलब इन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी थी उसमें प्रभा, मर्यादा, प्रताप, सरस्वती, कर्मवीर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो छपी इनकी पत्रिकाएं और रचनाएं। चेतावरी, पत्नी, हित तरंगिनी की अधिकांश रचनाएं 1913 से 1920 ईस्वी के बीच हुई। मतलब ये सारी जो चेतावरी, पत्नी, हिम तरंगिनी, ये सारी रचनाएं इनकी 1913 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इनकी रचनाएं हुई थी। अब इनके बाद सातवें आते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त पर गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, यद्यपि वे मुख्य रूप से गद्यकार हैं। मतलब इन पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसलिए इन्होंने इससे ही संबंधित रचनाएं की। इन्होंने जो काव्य रचनाएं की उनमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार इन पर गांधी जी से प्रभावित है या गांधी जी को फॉलो करते थे ये। तो इनकी रचनाएं हैं उन्मुक्त, मौर्य विजय, प्रसिद्ध खंड काव्य, ये इनका खंड काव्य है। उन्मुक्त और मौर्य विजय खंड काव्य है। मौर्य विजय में जहाँ उन्होंने ऐतिहासिक विषय को चुना, वहीं उन्मुक्त में प्रथम विश्व युद्ध में हुए नरसंहार पर लिखा। मौर्य विजय जो है इसमें इन्होंने ऐतिहासिक कथा को अपना विषय बनाया है। मौर्य विजय मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित ही होगा ये। और उन्मुक्त, इसमें इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जो हुआ था उस सब के बारे में लिखा है इन्होंने। अब इनकी जो कविताएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया है, तो वो है कर्तव्य, भारत लक्ष्मी, इन कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। वीर बालक, अनाथ, क्या ये इनकी फुटकर रचनाएं हैं। और जननी, श्री राघव विलाप तथा तिलक वियोग, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी इनकी फुटकर रचनाएं हैं। विवाह, अविश्वास, उनकी वीर रस से पूर्ण रचना है। मतलब विवाह और अविश्वास, इसमें वीर रस देखने को मिलता है इन रचनाओं में। अब 8 है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। गया प्रसाद जी पर तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों का बहुत प्रभाव पड़ा था। मतलब उस समय जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे तो उसका प्रभाव गया प्रसाद पर देखने को मिलता है। जिस विषय को, मतलब इन्होंने जो समाज सुधार आंदोलन हो रहे थे उसी को इन्होंने अपने काव्य का विषय बना लिया था, उससे ही संबंधित ये लिखते थे उन्हीं विषयों को लेकर। इन्होंने उर्दू शैली के प्रबंधों और छप्पियों की रचनाएं की। मतलब इन्होंने उर्दू शैली में जो प्रबंध थे और छप्पे होते थे उनसे संबंधित रचनाएं भी की थी। राष्ट्रीय वाणी, त्रिशूल तरंग उनके गीतों का संकलन है। कौशल्या का विलाप, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ये कौशल्या का विलाप इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना में ये देशवासियों का देश पर गौरव, ये सब इन्होंने इसमें प्रेरणा दी है। और इनकी कुसुम, मांजली, प्रेम पचीसी, कृषक बंधन, करुणा कादम्बिनी आदि, ये सब इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं
काव्य संग्रह हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद नाथूराम शंकर शर्मा। तो नाथूराम शंकर शर्मा आते हैं। नाथूराम शंकर शर्मा द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्हें छुटपन से ही कविता करने का शौक था। छुटपन मतलब बचपन से इन्हें कविताएं लिखने का शौक था। नाथूराम शंकर शर्मा, इन्होंने विभिन्न छंदों में काव्य रचना की। उस समय समस्या पूर्ति का खूब चलन था और नाथूराम जी समस्या पूर्ति में प्रवीण थे। वे आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे। तो नाथूराम शंकर शर्मा जो थे वो आर्य समाज से प्रभावित भी थे। आर्य समाजी जो विचारधारा थी उससे प्रभावित थे। इसी कारण उनके काव्य में तार्किकता और तीखापन मिलता है। कि काव्य मतलब तीखापन देखने को ज्यादा मिलता है। तो उनकी काव्य रचनाएं जो थी उनके नाम है अनुराग रतन, शंकर सरोज, लोकमान्य तिलक और गर्भ जंडा रहस्य, ये सब इनकी रचनाएं थी। अब इनके बाद आते हैं मुकुटधर पांडे। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के मध्य भाग से काव्य रचना करने वाले कवि हैं। 1911 से 1912 ईस्वी में इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करनी शुरू की। मध्य भाग मतलब 1900 ईस्वी में द्विवेदी युग शुरू हुआ था और 1920 में खत्म हो गया। तो मध्य भाग यही हो गया 1911-1912 ईस्वी। तो इसमें इन्होंने इस समय से काव्य रचना शुरू करी थी। उनकी रचनाएं काल की कुटिलता, जीवनी साफल्य, रत्नाकार, संकेत सप्तक, ये इनकी रचनाएं हैं। सिंहोपालंब, एक शुभ समय, केकई का पट्टे, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और इनकी सरस्वती जो द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका थी उसमें इनकी एक प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब इस सरस्वती में इनकी प्रभा पत्रिका प्रकाशित हुई थी द्विवेदी जी की। ये तत्कालीन समय में दलितों के प्रति कवियों की विशेष सहानुभूति थी। ये समाज सुधार आंदोलन द्वारा संभव हुआ था। मतलब जो तत्कालीन समय था द्विवेदी युग, उस समय जितने भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उस समय जितने भी लेखक थे और कवि थे वो दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्योंकि उस समय समाज सुधार आंदोलन शुरू हो रहे थे, बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे। तो इसलिए उस समय के जो लेखक थे उन्होंने दलितों के बारे में भी लिखा था। तो मुकुटधर पांडे ने भी दलितों के बारे में लिखा था। विश्व बोध मुकुटधर जी की ऐसी ही एक रचना है जिसमें दलितों और दीनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। विश्व बोध जो है ये मुकुटधर पांडे की ही एक रचना है जिसमें दलितों के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से दलितों के साथ हमें सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसमें विश्व बोध में बताया गया है। रूप का जादू, क्षमा प्रार्थना, मर्दित मान, अंधीरा आंखें, ये इन रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति का उन्मेष दिखाया जाता है। मतलब जो द्विवेदी युग है इसके बाद छायावादी युग आता है। तो छायावाद की जो विशेषता है वो इसमें इन सारी रचनाओं में दिखाई देती है द्विवेदी मुकुटधर पांडे की। द्विवेदी युग के अन्य कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीमान द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित रामचरित चिंतामणि, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकार, प्रसाद, ये सारे जो कवि के मैंने नाम लिए ये द्विवेदी युग के दूसरे और कवि हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, इस यूनिट में नहीं दिया गया है। बहुत सारे पूरे के पूरे 10 कवियों के बारे में दे रखा है द्विवेदी युग के। ये और बाकी जो महत्वपूर्ण कवि हैं बच गए हैं जिनके बारे में इसमें नहीं है, तो ये उनके नाम हैं जो मैंने अभी लिए हैं। प्रसाद, पंत और निराला द्विवेदी युग से ही काव्य रचना करने लगे थे। प्रसाद, पंत और निराला ये छायावाद युग के कवि हैं जो द्विवेदी युग में इन्होंने काव्य रचना करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि इनकी कई कृतियां इस युग में प्रकाशित हुई। मतलब इन्होंने काव्य रचना करनी शुरू भी कर दी थी और इनकी बहुत सारी कृतियां ऐसी भी थी जो द्विवेदी युग में प्रकाशित भी हो गई थी।
सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।